मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली की सदस्य अनुलता राज नायर की लिखी कहानी पैराडाइज होम। दोनों तरफ नारियल के ऊंचे पेड़ और बीच में काली सड़क पर दौड़ लगाती बस चली जा रही थी। बस के दोनों तरफ कथकली के रंग बिरंगे मुखौटे पेंट किए हुए थे और नीचे लिखा था पैराडाइज होम स्टे। बस के अंदर देश भर से केरल घूमने आए पर्यटक बैठे थे और चलती बस में बैलेंस बना के खड़े थे अशोकन। वेलकम टू गॉड्स ओन कंट्री। नारियल के पेड़, राजा रवि वर्मा, कथकली, समंदर, बोट रेस और हमारा पैराडाइज होम आपका स्वागत करता है। केरल की पारंपरिक वेशभूषा यानी सफेद धोती और गले में लटका वैसा ही जरी की बॉर्डर वाला नेरियत पहने अशोकन की आवाज बस में गूंज रही थी। ऐसे ही शुरुआत होती थी अशोकन के दिन की, जब वो अपने होम स्टे में ठहरे मेहमानों को अपनी बस में बिठाकर केरल घुमाने ले जाते। दिन भर गाइड की भूमिका निभाकर वापस लौटते ही केयर टेकर बन जाते। शाम को 7 बजे उनकी बस पैराडाइज होम स्टे के बाहर पार्क हुई तो अशोकन बस से उतरते ही मुआयना करने लगे। कैंपस के कोने में कटहल के पेड़ की एक डाल टूटकर गिरी हुई थी और कमरा नंबर 5 के ठीक सामने नारियल का एक बड़ा सा पत्ता अपने साथ बिजली के 2 तारों को लपेटकर जमीन पर फैला हुआ था। केरल की बारिश ऐसी ही भयानक होती है, पानी के साथ तेज हवा का कहर और फिर घंटों के लिए बत्ती गुल। अशोकन ने जनरेटर ऑन किया। धक धक करते हुए उसका डीजल इंजन चालू हुआ और उनके होम स्टे के पूरे कैंपस में उजाला फैल गया। सभी 8 कमरे रोशन हो गए और इमारत के सामने लगा बोर्ड चमचमा उठा, पैराडाइज होम स्टे कन्नूर। सच में अपने नाम के अनुरूप यह जगह किसी स्वर्ग से कम सुंदर नहीं थी। अरेबियन सी कोस्ट लाइन पर बसा कन्नूर और कन्नूर में एक शांत सी बीच के सामने बसा ये होम स्टे, जिसे होटल कहना या कहलाना अशोकन को एकदम गवारा नहीं था। इसे वो बिल्कुल अपने घर की तरह संवार के रखते और यहाँ के सारे काम खुद बेझिझक करते। अशोकन ने अपने मुंडू यानी उसी दक्षिण भारतीय धोती का एक सिरा पकड़ा और उसे घुटनों तक मोड़ लिया और हाथ में एक बड़ा सा हंसिया लेकर टूटी डालों को छोटे टुकड़ों में काटने लगे। काम करते करते वो कोई गीत गुनगुना रहे थे, उनके फेवरेट सिंगर येसुदास का गाया एक गाना, जब दीप जले आना, जब शाम ढले आना। अशोकन की उम्र कोई 50-55 की रही होगी, लेकिन उनके हाव भाव चाल ढाल देखकर वो 40-45 से ज्यादा के नहीं लगते थे। अच्छी सेहत, सर पर काले घने बाल और वैसी ही दमदार मूंछें और उस पे येसुदास जैसी मुलायम आवाज। रहन सहन से वो ठेठ मलयाली लगते थे, फर्राटेदार मलयालम बोलते थे, काम चलाओ इंग्लिश भी उनको आती थी, लेकिन उनकी हिंदी एकदम साफ थी। शायद इसके पीछे कोई कहानी होगी। अशोकन का यह होम स्टे कोई 10-12 साल से चल रहा था। यहाँ के 8 कमरे हमेशा देशी या विदेशी पर्यटकों से भरे रहते थे। साफ सुथरे और सादे ढंग से सजे इन कमरों में सभी सुविधाएं थीं। बड़ा सा मच्छरदानी लगा हुआ बेड, बांस के बने खूबसूरत लैंप, एसी और एक बात जो इन कमरों को खास बनाती थी वो थी इनकी बड़ी बड़ी खिड़कियां जो समंदर की तरफ खुलती थीं। अशोकन अपने आप को यहाँ का केयरटेकर कहते थे, लेकिन किसी ने यहाँ कभी किसी और को मालिकाना हक जताते या मैनेजर की कुर्सी पर बैठते नहीं देखा था। इसीलिए लोग उन्हें ही यहाँ का सर्वे सर्वा समझते थे। सारा इंतजाम वही करते और सभी मुश्किलों का हल भी उन्हीं के पास होता। विदेशी पर्यटकों के लिए तो वो गाइड भी बन जाया करते थे। उनके पूछे बिना ही उनको केरल के बेहतरीन मसालों की खरीदारी करवा देते या आयुर्वेदिक दवाओं की दुकानों के पते बता देते। और हाँ, उनकी वो रंग बिरंगी बस जिसमें वो मेहमानों को घुमाते थे, वो उनका चलता फिरता बायोस्कोप थी। उसके अंदर से मजेदार कहानियां, किस्से और सुरीले गाने सुनाई देते थे। यानी ऐसी कई वजहें थीं कि जो एक बार यहाँ कर रुकता था वो कभी न कभी दोबारा जरूर आता था। लोग कहते थे कि अशोकन को सम्मोहन की विद्या आती है।
और जब ये सवाल अशोकन से पूछा जाता तो वो जवाब भूल कर जाते और बस हंस देते, और फिर आंखों को ऐसे सिकोड़ के देखते कि जैसे सचमुच उनमें कोई आकर्षण हो, सम्मोहित करने की ताकत। लेकिन जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही अशोकन के भी दो रूप थे। दिन भर यशुदास के गाने गाते रहने वाले, बात बेबात पे जोर जोर से ठहाके लगाने वाले अशोकन कभी कभी ऐसे चुप हो जाते जैसे किसी बहती नदी पर किसी ने बांध खड़े कर दिए हों, या आम की डाली पर बैठी कोयल से कोई कह गया हो कि चुप रहो, कूकना बंद करो, अभी बसंत नहीं आया। लेकिन अशोकन अपना ये दूसरा रूप किसी को दिखाते नहीं थे। ये उनके मन का अपना कोना था, जहां वो दुनिया से परे दीवार की तरफ मुंह किए बैठे रहते थे। कोई नहीं जानता था इस उदास अशोकन को। किसी ने ठहाका लगाते इस शख्स की भर्राई आवाज नहीं सुनी थी। कौन जाने इसके पीछे भी कोई कहानी हो। बारिश के बाद हुआ फैलारा समेट कर अशोकन रसोई की तरफ चल दिए। वो जानते थे कि उनके होम स्टे के 4 कमरों में ठहरे मेहमान अब दिन भर घूमने के बाद थक कर चूर आए होंगे। उन्होंने बड़े से फिल्टर में कॉफ़ी पाउडर डाल के उसे तैयार होने के लिए रख दिया और प्लेट्स में केले, कटहल और कपा के चिप्स निकालने लगे। 4 कमरों में ठहरे हुए लोग एक ही परिवार का हिस्सा थे। दिन भर लोगों का इस कमरे से उस कमरे तक आना जाना लगा रहता था। अशोकन ने अंदाज़ा लगाया कि वो सब आपस में बहुत घुले मिले थे, बहुत करीब थे। तभी तो कोई भी दरवाजे पर रुक के खटखटाता नहीं था, बस बेधड़क घुस जाता था। हम ऐसे चले आने की इजाज़त अपने अपनों को ही तो देते हैं। डोरबेल्स तो अनजानों के लिए लगाई जाती हैं। अशोकन ने अपने कमरे के बाहर लगी घंटी दबा दी। आज उनका अपना मन ही पराया सा लग रहा था। वो कुछ देर वहीं देहरी पर खड़े रहे, फिर भीतर चले गए। बारिश के बाद वो ऐसा ही महसूस करते थे, अनमना सा, अकेला। कभी कभी मन एक संगी साथी के लिए कुलबुलाता है ना, वैसा ही कुछ। वो बारिश वाले दिन ही तो थे। आसमान में घुमड़ते काले बादल, बंध तोड़ती उफनती नदियां और मंदिर के आंगन में भीगती हुई परिक्रमा करती एक परछाई, सचमुच कमल के फूल जैसी। अशोकन का मन अपने कमरे में भी नहीं लगा तो वो बाहर आकर मेहमानों से बातें करने लगे। दूसरों के करीब जाना कई बार हमें अपने आप से दूर कर देता है। ये सभी मेहमान मध्य प्रदेश से आए थे, नर्मदा के किनारे बसे शहर होशंगाबाद से। कितना सुंदर है ना केरला, एकदम धुला हुआ। उनमें से एक लड़की ने गुड़हल का फूल अपने बालों में खोंसते हुए कहा। वो कोई 16-17 साल की रही होगी। अशोकन उसको देखकर मुस्कुरा दिए। उन्हें वो लड़की राजा रवि वर्मा की पेंटिंग की तरह लग रही थी, सुंदर और यूनिक। तभी उनकी नजर दूर खड़े एक लड़के पर पड़ी। उसी ग्रुप का हिस्सा था वो भी। वो अपने गले में लटके कैमरे का लेंस एडजस्ट कर रहा था और फिर उसने खट खट करके एक के बाद एक उस लड़की की ढेरों तस्वीरें उतार ली। इतने सारे लोगों के बीच वो दोनों जैसे अकेले थे। सच में प्यार करने वालों के पास जैसे अदृश्य हो जाने की एक कमाल की कला होती है। कभी ये कला उनके पास भी थी। अशोकन उठकर पास लगे हरे नारियल के ढेर के पास पहुंच गए और एक बड़े हंसिया नुमा चाकू से नारियल का सख्त छिलका उतार कर सबको ताज़ा नारियल पानी देने लगे। उनके बाजू तक मुड़ी कमीज पसीने से भीगने लगी, लेकिन वो नारियल छीलते रहे। आज उनका मन बार बार अपने बीते दिनों की तरफ खींच रहा था और उनके मन को ऐसे ही मेहनत मशक्कत करके बहलाना पड़ता था। लेकिन ये कोई नई बात नहीं थी। थोड़े थोड़े दिनों के अंतराल में उनका मन ऐसी उल्टी यात्राएं करने लगता था और तब वो अपने आप को काम में उलझा लेते, खुद को इतना थका डालते कि बस बिस्तर पर लेटते ही नींद आ जाती। बस ऐसे ही गुजर रही थी अशोकन की जिंदगी, बिना किसी शोर शराबे के। वो ऐसी ही कोई उमस भरी शाम थी।
आसमान बादलों से अटा पड़ा था, लेकिन बरसने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उनके होमस्टे में उस दिन सिर्फ 2 कमरे भरे थे। जून के मौसम में लोग यहाँ कम ही आते थे, क्योंकि इन दिनों वहाँ उमस और बारिश बहुत होती थी। इन दिनों वही लोग आते थे जिनका कोई काम रहता था। जैसे एक कमरे में 2 लड़कियां थीं जिन्होंने कुछ दिन हुए 14 किलोमीटर दूर बने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया था। हॉस्टल में जगह मिलने का इंतजार कर रही थीं। अशोकन को वो लड़कियां बहुत प्यारी लगती थीं। वो सोचते कि अगर उनकी कोई बेटी होती तो ऐसी ही होती, कभी एकदम भोली, कभी शरारत करती हुई, लेकिन हमेशा जिंदगी से भरी हुई। उस शाम दोनों लॉन में बैडमिंटन खेल रही थीं। अशोकन उनके पॉइंट्स गिन रहे थे कि तभी पैराडाइज होम का बड़ा सा दरवाजा खुला। दोनों लड़कियां खेल छोड़कर बाहर की तरफ देखने लगीं। शटलकॉक उन दोनों के रैकेट से बिना टकराए हरी घास में गिर गई। अशोकन उठकर गेट की तरफ चल दिए। मेहमानों के स्वागत का दस्तूर उन्होंने कभी नहीं तोड़ा। उनका मोहब्बत भरा स्वभाव, उनकी बातचीत की नरमाहट ही तो पैराडाइज होम की खासियत थी, वरना केरल में होटल्स की कोई कमी थी क्या? अशोकन को अपनी ओर आता देखकर वो लड़की वहीं रुक गई। वो करीब पहुंचे और उसकी तरफ ध्यान से देखा। कोई 28-30 की उम्र होगी, कंधे तक लहराते बाल, तंग सी जीन्स, पैरों में ट्रैकिंग शूज और पीठ पर एक बैकपैक। वो मुस्कुराए और पूछा, लगेज? लड़की चुप रही, जैसे कंफ्यूज्ड हो। उसने एक नजर ऊपर लगे बोर्ड की तरफ दौड़ाई, फिर उन लड़कियों को देखा और फिर अशोकन की तरफ देखते हुए अपनी पीठ से बैग उतारकर सामने रखी बेंच पर रख दिया। अशोकन चुपचाप उसको देखते रहे। लड़की ने बैग की जिप खोलकर भीतर रखा एक मोटा लिफाफा उठाया और फिर उसमें से कागज का एक पुलिंदा निकालकर अशोकन को पकड़ा दिया। अशोकन ने कागज उसके हाथ से ले लिए और बिना कुछ कहे सवालिया नजरों से उसकी तरफ देखा। आज अशोकन की इन नजरों में कोई सम्मोहन नहीं था शायद। लड़की ठीक उनकी आंखों में देखती रही और बोली, दिस इज माई प्रॉपर्टी, मैं इसको खाली करवा के बेचने आई हूं। व्हाट? अशोकन की आवाज थोड़ा तेज और सख्त हो गई। लड़की ने उनके हाथ में पकड़े हुए कागज पर उंगली थपकाई, बोली, ये मेरी जगह है और ये रहे इसके कागज। अशोकन ने कागज लड़की को वापस पकड़ाए और जोर जोर से हंसने लगे। उनकी तेज हंसी एक बेलगाम घोड़े की तरह पैराडाइज होम स्टे के एक एक कमरे से होती हुई बेआवाज और पस्त होकर वापस उन तक लौट रही थी। तेज उमस के बाद बादलों का बरसना लाजमी था। हल्की गड़गड़ाहट के साथ बूंदाबांदी हुई तो लॉन में बैडमिंटन खेलती दोनों बच्चियां दौड़कर अपने कमरे में चली गईं। अशोकन अपने सामने खड़ी लड़की को देखते रहे। वो लड़की जो न जाने कहां से उनके पैराडाइज होम को अपना बताने चली आई थी। आसमान से 2 बूंदें उनके हाथ में पकड़े कागजों पर भी गिरीं। वो कागज जिनमें लिखा था कि ये जमीन उस लड़की की है, और जैसे ये बूंदें उस लिखे को मिटा देना चाहती थीं। बारिश थोड़ा तेजी पकड़ने लगी। अशोकन घर के बाहर बने बरामदे में आ गए, जिसके ऊपर लाल खपरेल वाली ढलाऊ छत थी। उनके पीछे पीछे वो लड़की भी चली आई। अशोकन ने वहीं पास में रखी एक अलमारी से सफ़ेद सूती तौलिया निकालकर लड़की को पकड़ा दिया और रसोई की तरफ चल दिए। थोड़ी देर बाद वो 2 कप गर्म कॉफ़ी लिए लड़की के करीब खाली पड़ी एक आराम कुर्सी पर बैठ गए और उससे पूछा, यहाँ रुकोगी या कोई 5 स्टार होटल बुक करा के आई हो? लड़की उनके सवाल पर चौंक गई। पागल है क्या ये आदमी? मैं इसको प्रॉपर्टी से बेदखल करने की बात कर रही हूं और ये मुझे मेहमान साबित करने पे उतार हुआ है। ये पागल नहीं, स्मार्ट है, पर थोड़ा ज्यादा ही स्मार्ट बन रहे हैं जनाब। उसका मन किया कि कुछ करारा सा जवाब दे डाले, लेकिन उनके चेहरे पे छाई संजीदगी को देखकर चुप रह गई। वहां एक भी ऐसा भाव नहीं था जो उनके चालबाज होने का इशारा करता। वो तो एकदम सहज चुपचाप कॉफी पीने में व्यस्त थे। मैं सुनिधि,
अपना नाम बताने के बाद सुनिधि थोड़ा सा रुकी कि शायद वो अपना भी परिचय दें, नाम बताएं और बातचीत की औपचारिकता शुरू हो सके। अपना अपना नाम बताना कुछ ऐसा ही तो लगता है कि जैसे मन के दरवाजे पर लगा कोई लाल फीता काटा जा रहा हो कि आइए, आपका स्वागत है, अब हम दोस्त बन जाते हैं। दोस्त? इस आदमी से कैसी दोस्ती? मुझको अपनी जमीन को खाली करा के बेचना है और वापस लौटना है जल्द से जल्द। अब कोई रिश्ता बनेगा भी तो दुश्मनी का। सुनिधि ने मन ही मन सोचा और कड़वी कॉफी एक साथ गले के भीतर गटक ली। और कॉफी लोगी? अशोकन की आवाज पर सुनिधि चौंकी। वो ठहरी हुई आंखों से उसको देख रहे थे। सुनिधि को लगा जैसे उन आंखों से एक सवाल तैरता हुआ बाहर आया, क्यों आई हो यहां? सुनिधि ने बिना जवाब दिए कॉफी का मग वापस ट्रे में रख दिया और उठकर बरामदे के दूसरे कोने में चली गई। अपना हाथ आगे बढ़ाकर गिरती बूंदों को हथेलियों में पकड़ने लगी। वो उन सवालिया आंखों से बच रही थी। मन ही मन शब्दों को एक अच्छे वाक्य में पिरोने की प्रैक्टिस करने लगी। और अशोकन को जैसे कोई जल्दी नहीं थी, कोई जिज्ञासा नहीं थी ये जानने की कि ये लड़की कौन है, कहाँ से आई है और चाहती क्या है। आखिर सुनिधि दोबारा आकर कॉफी टेबल के पास बैठ गई और झुककर ट्रे के नीचे दबे कागजों को उठाकर अशोकन की तरफ बढ़ा दिया। बोली, देखिए मिस्टर, जो भी आपका नाम है, आप इन पेपर्स को पढ़ लीजिए। आपका कोई लॉयर हो तो उसको बुलवा के बाकायदा जांच करवा लीजिए कि ये कागज ठीक है कि नहीं, और प्लीज जल्दी। अशोकन ने सुनिधि की तरफ देखा और मुस्कुराए। जल्दी? मुझे जल्दी नहीं है। आई एम ऑलरेडी इन पैराडाइज। बैकुंठवासी हूं मैं। और उनकी मुस्कुराहट हंसी में तब्दील हो गई। सुनिधि ने उनकी हंसी को होठों से आंखों तक सफर करते देखा। उसमें न कोई फिक्र थी, न तंज, न गुस्सा। कितनी अलग, कितनी रेयर हंसी है ये। वो न चाहते हुए भी मुस्कुरा दी। एक दूसरे का नाम जानने के बाद ये हंसी, ये मुस्कुराहट ही तो है जो दो लोगों के बीच एक पुल बनाती है, उनको करीब लाती है। सुनिधि ने जल्दी से अपने होंठ सिकोड़ लिए। कैसा पुल? कहां की करीबी? अरे मैं यहां रिश्ते नाते गढ़ने थोड़े ना आई हूं, और मुझको सख्ती से पेश आना होगा, कहनी होगी अपनी बात बिना लाग लपेट। लेकिन वो ऐसा कर नहीं पाई। क्या था इस आदमी के हाव भाव में जो उसे ऐसा करने से रोक रहा था? शायद जिस अधिकार से वो यहां थे, इस जगह की देखभाल कर रहे थे, वो अधिकार उसके कागजी हक को हल्का कर रहा था। सुनिधि को लगा कि जितनी जल्दी वो सोच के आई थी, उतनी जल्दी ये काम होने से रहा। वो गुंडाई करके या पुलिस बुलवा के भी अपनी जमीन खाली करवा सकती थी, लेकिन अशोकन जी का उस जगह के लिए मोह देखकर उसका मन नहीं किया। अशोकन जी ने एक कमरा सुनिधि के लिए खोल दिया और उसके लिए गर्म पानी का इंतजाम करने चले गए। सुनिधि ने भी बिना किसी विरोध के कमरे में अपना बैग रख दिया और कमरे की खिड़की खोल दी। उसकी आंखें चमक गईं। कितना सुंदर व्यू है। ऐसी जगह कुछ दिन रह भी जाऊं तो क्या हर्ज है। देखा जाए तो उसे भी कौन सी जल्दी पड़ी थी। उसने गहरी सांस लेके खुद को समझाया और बैग का सामान वहां रखी अलमारी में जमा दिया। अगले दिन सुबह वो उठी तो कैंपस में शोर शराबा हो रहा था। बाकी के खाली कमरों में भी देर रात कुछ मेहमान आ गए थे। सब लोग कहीं जाने की तैयारी में थे। वो रंग बिरंगी बस कैंपस के अंदर खड़ी थी और लोग उसमें अपना सामान चढ़ा रहे थे। यानी अब दिन भर के लिए यही बस उनका घर बन जाएगी, उनका पैराडाइज होम। सुनिधि अपने कमरे से बाहर निकल आई। उसको देखते ही अशोकन ने कैंपस के दूसरे छोर से हाथ हिलाया और जोर से चिल्ला के बोले, चलोगी कथकली डांस का परफॉर्मेंस देखने? सुनिधि हंस दी और बोली, नहीं, बहुत बार देख चुकी हूं। आप अपने नॉर्थ इंडियन मेहमानों को ले जाइए। रहती बॉम्बे में हूं पर आई एम अ केरलाइट। अशोकन अब तक उसके एकदम पास आ गए थे। सुनिधि को देखकर उन्होंने अपनी दोनों भवें बारी बारी उचकाईं और बोले, एक नॉर्थ इंडियन को कथकली करते हुए नहीं देखा होगा। सुनिधि ने आंखें सिकोड़ी। नॉर्थ इंडियन? कौन? मैं अशोकन उर्फ अशोक गुप्ता। क्या?
सुनिधि को समझ नहीं आ रहा था। मिस्टर अशोकन या अशोक गुप्ता, आप जो भी हो, वी नीड टू टॉक। वो जब तक कुछ और कहती, अशोकन दूसरे मेहमानों के बीच पहुंच चुके थे और सबको बस में बैठने के लिए पुकार लगा रहे थे। 5 मिनट बाद पैराडाइज होम की सतरंगी बस फिर केरल की सड़कों पर थी। अशोकन केयरटेकर से गाइड बन चुके थे। जैसे वेलकम स्पीच होती है, वैसे ही अशोकन गाने गाकर अपनी रोड ट्रिप का आगाज करते थे। उनकी आवाज बस की धड़धड़ाहट को चीरती हुई लोगों के कानों तक पहुंचने लगी। इन नजारों को तुम देखो और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं, और मैं तुम्हें देखते हुए देखूं। अब तक जो लोग खिड़की के बाहर के सुंदर दृश्य देख रहे थे, उनके कानों में अशोकन जी का गाना भी गूंज रहा था, जैसे पहिए पर सवार कोई फिल्म चल रही हो। 1 घंटे बाद सभी लोगों के साथ सुनिधि भी कन्नूर के एक ऑडिटोरियम में बैठी राजा राम बने हुए अशोकन को देख रही थी, सीता के लिए सोने का मृग ढूंढते अशोकन को। वो देखती रही मंत्रमुग्ध। कैसा हरफन मौला व्यक्तित्व था अशोकन का। एक्टर, सिंगर, डांसर, कुक, केयरटेकर, क्या क्या है ये, सुनिधि सोचने लगी। वो कहां जानती थी कि अभी तो और परतें खुलनी बाकी थीं। उनके अगले 2 दिन ऐसे ही अशोकन जी की शानदार बस में सड़कें नापते हुए गुजर गए। कभी वो पायम्बलम बीच घूमने जाते, तो कभी फेरी में सवार होकर वालापट्टनम नदी को समंदर में मिलते देखने जाते। लोग वहां की सुंदरता में और अशोकन की बातों में खोए रहते। सच तो ये था कि यात्राएं कई बार हमको अपने भीतर के लुके छुपे गंतव्यों तक भी पहुंचा देती हैं। नदियां, रास्ते, पहाड़, समंदर या अशोकन जैसे लोग तो बस बाहरी जरिया बन जाते हैं। मेहमानों के रहते अशोकन इतने व्यस्त रहते कि सुनिधि को मौका ही नहीं मिल पा रहा था कि अपनी बात ठीक तरीके से कह सके। काम की बात, जिस वजह से वो यहां आई थी। लेकिन हाँ, बिना काम के गैर जरूरी बातें उनके बीच होती रहीं। जैसे, सुनिधि अपम खाओगी कि सैंडविच? या रात को मच्छरदानी ठीक से लगा देना, यहाँ के मच्छर मुंबई जैसे नहीं है। या फिर मिस्टर अशोकन, मेरे कमरे का बल्ब फ्यूज हो गया है। मिस्टर अशोकन, आज क्या कॉफी की जगह चाय मिलेगी, अदरक वाली? सुनिधि की वहां तीसरी रात थी। सभी कमरों की बत्ती बंद हो गई थी। वो भी सोने की कोशिश करने लगी, लेकिन जब से उसकी अब पच्ची यानी उसकी बुआ ये जमीन और उस पे बना ये होटल नुमा मकान उसके नाम करके गई हैं, तब से वो एक दिन भी ठीक से सोई नहीं थी। वो सोचती रही कि बुआ ने आखिर जमीन उसके नाम क्यों की। उनसे तो पूरा खानदान नाराज था, रिश्ते तोड़े जा चुके थे। फिर अपने आखिरी वक्त में उनको मैं कैसे याद आ गई, और इस जगह पर ये अशोकन जी कैसे आए, कब से, कहां से आए और क्यों आए? कितने ही प्रश्न थे जिसके जवाब उसको खोजने थे। वो आंखें बंद करके उल्टी गिनती करने लगी कि शायद नींद आ जाए, लेकिन बाहर से किसी के गुनगुनाने की आवाज आई। सुनिधि खिड़की पर आकर खड़ी हो गई। बाहर खुले आसमान के नीचे अपनी आराम कुर्सी बिछाए अशोकन लेटे हुए गा रहे थे। रात के सन्नाटे में उनका हल्का सा गुनगुनाना भी वो अच्छी तरह सुन सकती थी। का करूं सजनी आए न बालम, का करूं। सुनिधि को लगा जैसे गाते हुए उनका गला रुंध रहा था, लेकिन वो गाते रहे। वो पता नहीं कब बारामदे से चलकर अशोकन के पास आकर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसको एहसास हुआ कि उनकी आंखों के किनारे गीले हो गए हैं। आप कब से यहाँ हैं और यहाँ आए कैसे? कुछ बताइए ना अपने बारे में। सुनिधि ने उनसे पूछा तो वो मुस्कुरा दिए और उसके सवाल के जवाब की जगह खुद एक सवाल किया। ये बताओ, इस जमीन की, इस पैराडाइज होम की मालकिन तुम्हारी कौन थी?
सुनिधि हौले से बुदबुदाई। अपच्ची, बुआ, पापा की सबसे छोटी बहन, तुमसे बहुत प्यार करती होंगी? अशोकन ने पूछा तो सुनिधि के भीतर एक कांटा चुभा। हाँ, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। एक मैं ही तो थी जिसको लगता था कि बुआ अच्छी हैं, वरना घर में तो सब उनके दुश्मन थे। माँ, पापा, चाचा, बड़ी बुआ, सब उनको विद्रोही घोषित कर चुके थे। सुनिधि बीते दिनों में खोने लगी। अशोकन हंस पड़े। विद्रोही? क्या किया था उसने? सबसे पहला विद्रोह तो ये कि उन्होंने अपने लंबे लंबे बालों को छोटा छोटा काट डाला था। सुनिधि ने अपने बालों में हाथ फेरते हुए कहा। अशोकन उसके बाल देखते रहे, लेकिन ये नहीं पूछा कि क्या तुम भी विद्रोही हो? क्या अपनी बुआ की परंपरा को आगे बढ़ा रही हो? सुनिधि नहीं जानती थी कि अशोकन में ऐसा क्या था जो वो उनके सामने ऐसी सारी बातें कह रही थीं जिनको उसने खुद बुला दिया था। बुआ के घर छोड़कर चले जाने के बाद घर में उनका नाम तक लेना एक गुनाह था। उनकी तस्वीरें एल्बम से, फ्रेम से निकाल कर फाड़ दी गई थीं। बुआ सिर्फ छोटी सी 10वीं में पढ़ने वाली सुनिधि के मन में कहीं बाकी रह गई थी। सुनिधि ने अपने मन के सारे बंद अशोकन के सामने खोल दिए थे। वो शख्स जिसको इस जगह से बेदखल करने का इरादा लेकर वो आई थी। सुनिधि को लगा जैसे उसका प्लान फेल हो गया था। उसका मन अनचाहे ही अशोकन की तरफ झुकने लगा था। सुनिधि पता नहीं कितनी देर वहीं बैठी रही। पास लगे गुड़हल की झाड़ियों से चिड़ियों की हल्की हल्की आवाज सुनाई दी तो उसने अपने हाथ में बंधी घड़ी देखी और चौंक गई। सुबह के 4:30 बज रहे थे। यानी वो पूरी रात यहाँ खुले आसमान के नीचे लगभग अनजान किसी शख्स के साथ अपने मन की हर बात साझा करती रही। वो हैरान थी अपने ही व्यवहार पर, जबकि ऐसा होना सहज था, क्योंकि या तो हम किसी ऐसे इंसान के सामने खुलते हैं जिस पर आप पूरा भरोसा करते हो, जिसे जानते हो, समझते हो, प्यार करते हो, या फिर उस इंसान के सामने जो आपके लिए पूरी तरह से अनजान हो, जो आपको जज नहीं करता, जो आपसे तर्क नहीं करता। सुनिधि उठकर अपने कमरे की तरफ चल दी। अशोकन चुपचाप उसे जाते देखते रहे। पैराडाइज होम के 1-2 कमरे छोड़कर सब खाली थे। समंदर की आवाज के सिवा सब कुछ शांत था। सुनिधि का मन भी। वो अपने कमरे में जाकर सो गई और शायद दिन चढ़े तक सोती रही। सुनिधि, सुनिधि! अपने कमरे के दरवाजे पर तेज नॉक सुनकर वो लपक के बिस्तर से उठ गई और दरवाजा खोल दिया। बाहर अशोकन थे, हाथ में एक ट्रे लिए, और ट्रे में कॉफी नहीं बल्कि चाय थी, अदरक तुलसी वाली, और साथ में उत्तपम या इडली नहीं बल्कि आलू के पराठे। सुनिधि हंस दी। तो आप आज अशोक गुप्ता वाले अवतार में हैं? जवाब में अशोकन जोर से हंस दिए। सुनिधि ने उनसे ट्रे लेकर खिड़की के पास रखी टेबल पर रख दी और कुर्सी खींचकर अशोकन जी की ओर बढ़ा दी। उसे एक पल में यह तय कर पाना मुश्किल था कि वहां कौन मेहमान था, कौन मेजबान, कौन मालिक। वहां तो 2 शख्स थे जिनके बीच उम्र का लंबा फासला था, जिनके बीच प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, शायद और भी कई मसले निकल आए, लेकिन एक बात दोनों में कॉमन थी कि वो एक दूसरे का साथ पसंद कर रहे थे। दोनों ही कुछ कहना चाहते थे, कुछ सुनना चाहते थे। अशोकन कुर्सी पर बैठ गए और पराठे का रोल बनाकर खाती सुनिधि को देखने लगे। तुम मुंबई में क्या करती हो? उन्होंने पूछा। सुनिधि को चाहिए था कि वो कहे, आप मेरी छोड़िए, यहां मेरी प्रॉपर्टी पे आप क्या कर रहे हैं? लेकिन उसने ऐसा नहीं कहा। वो मुस्कुराई और बोली, एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर हूं। फ्रेंड के साथ अंधेरी में 2 बेडरूम फ्लैट शेयर करके रहती हूं। अशोकन जैसे अगला सवाल सोच रहे थे। आप यहां कब से हैं? और क्या आप सचमुच अशोक गुप्ता हैं? नहीं, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ऐसे पूछा। सुनिधि ने अपने सवाल के साथ सफाई पेश की,
बिना मांगी सफाई। इस बार अशोकन हंसे नहीं, कुछ सोचते रहे। फिर बोले, मैं यहाँ 12 शायद 15 साल से हूँ। पेशे से गाइड था। ये जो रंग बिरंगी बस है ना, यही मेरा चलता फिरता घर हुआ करती थी। फिर शायद मैं थकने लगा, मन ठहरना चाहता था। भटकता हुआ आगरा से यहाँ आ गया। ये घर उजाड़ पड़ा हुआ था। मैंने बाहर लगे टूलेट का बोर्ड देखा और नीचे लगे नंबर पे कॉल कर दिया और इसे किराए पे ले लिया। यहीं कन्नूर में कोई रहता था जो घर के मालिक के एवज में मुझसे किराया लेने आता था। बीते सालों में किसी ने इससे ज़्यादा मेरे बारे में न जानना चाहा और न मैंने बताने की ज़रूरत समझी। सुनिधि ने हैरानी से अशोकन की तरफ देखा और बोली, तो आपने यहाँ अनऑथोराइज्ड कब्जा किया हुआ है? अशोकन उसके तंज को अनसुना करके बोले, कई बार अधिकार कागजों पे लिख के नहीं दिए जाते। मुझे इस जगह से प्यार था, इसलिए यही रह गया। सुनिधि समझ रही थी कि कुछ बहुत गहरा जुड़ाव है उनका इस घर से या इस शहर से या केरल से। कुछ तो कहानी जरूर है। वो जानना चाहती थी, लेकिन वो समझ रही थी कि सामने बैठे शख्स के भीतर जो उलझे हुए रेशम के धागे हैं, उन्हें अगर बिना तोड़े सुलझाना है तो थोड़ा वक्त लगेगा, उसे सब्र करना होगा। और सच तो ये था कि वो इस इंतजार के लिए तैयार थी। नाश्ते के बाद सुनिधि तैयार होकर बाहर बागीचे में आ गई। मौसम एकदम साफ था, हवा भी हल्की थी। आज उसने जीन्स की जगह चंदन के रंग की साड़ी पहन ली, केरल की खास जरी बॉर्डर वाली साड़ी। अभी इसी ट्रिप में खरीदी थी उसने, एक अपनी मुंबई वाली रूममेट के लिए और एक खुद के लिए। अपना घर, अपना प्रदेश छोड़ के जाने के बाद ऐसे ही तो जिंदा रख पाते हैं हम अपनी जड़ों को। साथ लिए चलते हैं वहाँ का पहनावा, वहाँ का खान पान, वहाँ की भाषा, बोली, तीज, त्योहार सब। सुनिधि के इस बदले रूप को देखकर अशोकन भी चौंक गए। कुछ देर उसको देखते रहे। ऐसा लगा जैसे कोई पहचाना चेहरा हो। सुनिधि उनके पास आ गई। अशोकन ने गुड़हल का एक फूल उसकी तरफ बढ़ा दिया और कहा, बहुत अच्छी लग रही हो। अब लगी इस घर की, इस प्रॉपर्टी की मालकिन। सुनिधि ध्यान से उनकी आंखों को पढ़ने की कोशिश करने लगी। जिस विषय को सामने लाने में वो कतरा रही थी, उसका जिक्र अशोकन खुद क्यों कर रहे थे? क्या वो ये जगह छोड़ने का मन बना रहे थे? वो देखती रही उनकी तरफ, लेकिन उन आंखों में खालीपन के सिवा कुछ नहीं दिखा। ऐसी आंखें जैसे किसी मछुआरे की होती हैं, जिसकी कश्ती बीच समंदर में अटक गई है और दूर दूर तक उसे किनारा नहीं दिख रहा। उस दिन सुनिधि और अशोकन कन्नूर शहर में घूमते रहे, उनकी उसी बस में जिसमें बाहरी हिस्से में इंद्रधनुषी रंगों से लिखा था पैराडाइज होम। इतनी बड़ी बस में दोनों अकेले, लेकिन वो बस कहाँ थी? वो तो जैसे उनका घर था। रास्ते में ट्रैफिक सिग्नल पर बस रुकी तो सुनिधि ने एक फूल बेचने वाली बच्ची से मोगरे की ढेर सारी वेणियां खरीद ली और अपने छोटे छोटे बालों में दर्जन भर हेयर पिन्स की मदद से लटका ली। अशोकन सुनिधि को वहां के मंदिरों में ले गए। फिर वो शहर के बाहर बने डच शासकों के बनाए किलों में भटकते रहे और आखिर में समंदर के किनारे पहुंच गए। रेत पर बैठकर सुनिधि छोटे छोटे शंख और सीपियां बीनती रही। अशोकन भी उसके साथ उसी की उम्र के हो गए। दोनों रेत पर उंगलियों से चेहरे बनाते रहे। सुनिधि ने एक मोटी मूंछ वाला चेहरा बनाया और खुद ही देर तक हंसती रही। बदले में अशोकन ने एक जलपरी बनाई, आधी मछली आधी लड़की। उसके बाल छोटे छोटे थे और उनमें यहां वहां बेतरतीब गजरे लटके हुए थे। सुनिधि को लगा जैसे वो दोनों दोस्त हैं, हमेशा हमेशा से, जैसे वो जानते हो एक दूसरे के बारे में सब कुछ। लेकिन सच इसके ठीक उलट था। न अशोकन उसको जानते थे और न वो अब तक उनके मन में छिपे राज जान पाई थी।
शाम होने आई थी। सूरज समंदर के पानी में डुबकी लगाने की तैयारी कर रहा था। नीला पानी शरबत की तरह नारंगी दिख रहा था। नारियल के लंबे पेड़ समंदर और आसमान के साथ मिलकर किसी पेंटर की मास्टरपीस की तरह लग रहे थे। लेकिन कितने भी सुंदर हों, शाम को समंदर के किनारे बहुत उदास हो जाते हैं। अशोकन आती जाती लहरों को देख रहे थे और ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ न होकर कहीं और है, किसी और युग में। सुनिधि वहीं थी, समंदर के किनारे सुनहरी रेत पर अपने पास बैठे अशोकन को देखती हुई। ये क्या हो रहा था उसको? अपने से 20-22 साल बड़े आदमी, जिससे वो अभी 4-5 दिन पहले मिली है, जिसके बारे में वो सिर्फ इतना जानती है कि वो येसुदास के गाने गाता है और कभी कभी स्टेज पे भी परफॉर्म करता है, और उसका नाम अशोकन या शायद अशोक गुप्ता है। उस आदमी से उसको प्यार हो रहा था। तुमने अभी तक शादी क्यों नहीं की? अचानक अशोकन के सवाल पर वो चौंक गई, जैसे उन्होंने उसका मन पढ़ लिया हो। सुनिधि ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उन्हीं से सवाल करने लगी। और आपने की शादी? आपका कोई अपना है? कहाँ है? उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या पूछे, वो क्या जानना चाहती है या कुछ भी जानना नहीं चाहती। अशोकन ने कोई जवाब नहीं दिया। सुनिधि को अपनी बुआ याद आ गई। वो भी तो सारी उम्र शादी के नाम पर ऐसे ही खामोश रह जाती थी। उन्होंने जिससे प्यार किया उसको घर वालों ने स्वीकार नहीं किया। बुआ कैसे सह गई सबके ताने। पर हाँ, उन्होंने भी बराबर बदला लिया। न जाने कितने रिश्ते उनके लिए लाए गए, कितने लड़कों से उनको मिलवाया गया, लेकिन वो नहीं मानी और फिर अपना ट्रांसफर घर से दूर करवा लिया। तोड़ दिए सबसे रिश्ते। सुनिधि को याद है कि कैसे उनका जिक्र छेड़ते ही घर वालों की त्योरियां चढ़ जाती थी। और तो और घर में कोई शादी ब्याह होता तो लोग मन ही मन मनाते कि बुआ ना आ जाए। क्या इतना मुश्किल है किसी लड़की का अपनी शर्तों पर जीना? क्या विद्रोह करना उन्हें बुरा बना देता है? क्यों हम अपने अपनों की जिंदगी को इस कदर मुश्किल बना देते हैं? अपनी पसंद नापसंद दूसरों पर थोपना कहां का न्याय है? सुनिधि की आंखों के कोर गीले हो गए। अशोकन की नजर उस पर पड़ी तो वो घबरा गए। क्या हुआ सुनिधि? उन्होंने उसके कंधे पकड़ लिए। जिद करते हुए पूछा, अरे बताओ तो क्या हुआ? समंदर के किनारे बैठकर शाम को रोना अच्छी बात नहीं है। ये मछुआरों के लौटने का समय होता है। सुनिधि कुछ कहना चाहती थी, लेकिन शब्द हलक में अटक रहे थे। अशोकन उसकी तरफ देख के मुस्कुराए और इस बार मलयालम में कुछ गुनगुनाने लगे। सुनिधि हंस दी। उसने अपना सर अशोकन के कंधे पर टिका दिया और अपने भीतर की सारी हिम्मत समेट कर बोली, मैं यहीं रहना चाहती हूँ, पैराडाइज होम में, हमेशा के लिए। आई लव दिस प्लेस एंड यू। अशोकन एक झटके में उठकर खड़े हो गए। ये क्या कह गई थी सुनिधि? उसके कहे शब्द उनके भीतर तांडव मचा रहे थे, जैसे कोई ज्वालामुखी फूट पड़ा हो। कोई 20 साल बाद वही के वही शब्द एक बार फिर उनके कानों में पहुंचे थे। आई लव दिस प्लेस एंड यू। अशोकन ने अपने कान कस के अपनी हथेलियों से बंद कर लिए, लेकिन यह आवाज तो उनके भीतर से आ रही थी, जिसे रोक पाना उनके बस में नहीं था। समुद्र से उठती लहरों से ज्यादा उथल पुथल अशोकन और सुनिधि के अंदर मची थी। मछुआरों की नावें किनारे लगने लगी थी। शोर सा मचा हुआ था। लोग अपने जाल किनारे पर समेट कर रख रहे थे। एक सफर को जैसे मंजिल मिल गई हो, लेकिन अशोकन को ऐसा लगा जैसे कोई राही रास्ता भटक कर उन तक आ गया हो। सुनिधि के मन की बात जान लेने के बाद अशोकन इतने बेचैन हुए कि उसे लेकर वापस पैराडाइज होम की ओर चल दिए। सफर के दौरान दोनों चुपचाप ही रहे। सूरज के ढलते ही
अंधेरा ऐसे फैल गया जैसे बस ताक लगाए बैठा हो। अशोकन सोचते रहे कि उनकी जिंदगी में भी तो दुख ऐसे ही ताक लगाए बैठे रहते हैं। अच्छे भले गुजरते दिन थे और सुनिधि ने आकर सब कुछ बिगाड़ दिया, सब कुछ। बस की स्पीड बहुत तेज थी। हवा आरी की तरह चेहरे पे पड़ रही थी। खिड़की के बाहर देखते देखते उनकी गर्दन अकड़ गई तो उन्होंने अपना सर भीतर की तरफ घुमाया और नजरें सुनिधि पर आ टिकी। उसके चेहरे पर एक बच्ची जैसी मासूमियत थी, लेकिन उनकी नजर जब उसकी आंखों पर पड़ी तो वो डर गए। एक अजीब सी जिद थी उनमें। यही जिद तो सुजाता की आंखों में भी थी। सुजाता, इतने सालों बाद उनका अतीत दोबारा दस्तक दे रहा था। अशोकन ने आंखें बंद कर लीं और घर पहुंचने का इंतजार करने लगे। पैराडाइज होम स्टे में अंधेरा छाया हुआ था। अशोकन तो वहां थे नहीं, तो कौन जलाता लाइट्स। उस दिन वहां कोई भी गेस्ट नहीं थे और अगले दिन शाम तक किसी की उम्मीद भी नहीं थी। उनको बड़ी उलझन होने लगी। काश कि कोई एक और शख्स तो होता कि उसकी पीठ के पीछे छुप जाते और उनको सुनिधि का सामना नहीं करना पड़ता। काश कि वो कहीं गायब हो जाते। सुबह उठकर अशोकन रोज की तरह अपने काम में जुट गए। कैंपस में फैले पत्तों को इकट्ठा करके एक तरफ किया, फूलों की क्यारियों में पानी डाला, थोड़ी कटाई छटाई की। उन्होंने ठंडी सांस भर के सोचा कि काश ऐसे हर चीज की काट छांट कर पाते। वो अपनी यादों को छांट देते, सिर्फ सुख दुख बाकी रखते और उस दिन को भी कतर के फेंक देते जिस दिन सुजाता उनको छोड़कर जाने पर मजबूर हुई थी। बस चलता तो वो कल की शाम को भी हटा देते, जब सुनिधि ने उनसे कहा था कि उसे यहीं रहना है उम्र भर। कॉफी बनाकर वो बरामदे में बैठ गए। सामने अखबार फैला लिया कि किसी अच्छी बुरी खबर को पढ़ेंगे तो अपने आप पर से ध्यान बढ़ जाएगा। लेकिन पता नहीं कितनी देर तक वो यूं ही उन काले अक्षरों को ताकते रहे, बेख्याली में पन्ने पलटते रहे। इतना परेशान क्यों हैं आप? अचानक सुनिधि की आवाज से अशोकन चौंक गए। अखबार हाथ से सरक कर नीचे गिर गया। उन्होंने बिखरे पन्ने उठाकर वापस टेबल पर रखे, फ्लास्क से गर्म कॉफी कप में उड़ेल कर सुनिधि को दिया और कहा, बिस्किट या रस्क कुछ लोगी साथ में? सुनिधि ने ना में सर हिलाया और पेपर पढ़ने लगी। अशोकन ने अपना गला खखारा। कुछ अनचाहा बोलने के पहले हमको कितनी तैयारियां करनी पड़ती हैं, कितने ही स्वांग रचने पड़ते हैं। तुम्हें अपनी ये प्रॉपर्टी कब तक खाली चाहिए? अशोकन ने अपने भीतर की सारी ताकत समेटकर आखिरकार पूछ ही लिया। सुनिधि ने अखबार के पीछे से झांका और बिना जवाब दिए फिर उसी में सर गड़ा दिया। अशोकन का धीरज जवाब देने लगा। उस बिंदास और मस्तमौला दिखने वाले आदमी के भीतर छिपा एक घायल इंसान बाहर झांक रहा था। वो उठे और सुनिधि के हाथ से अखबार लेकर उसको तह करके टेबल पर रख दिया। अब दोनों आमने सामने थे, निहत्थे और बिना बख्तर बंद के। सुनिधि उनको खामोश देखकर हल्का सा मुस्कुराई और बोली, मुझे प्रॉपर्टी खाली नहीं करवानी। आप और मैं। अशोकन झटके से उठकर खड़े हो गए। कुछ देर बेचैनी से यहां वहां टहलते रहे, फिर बोले, मैं आगरा में गाइड था जब मेरी पहली बार मुलाकात हुई थी उससे। वो किसी रिसर्च के लिए वहां आई थी। साउथ इंडिया से थी, सेंट्रल केरला से, शायद कोच्चि से। तो वो बमुश्किल हिंदी बोल पाती थी और मैं अशोकन बोलते बोलते जरा सा हंस दिए। मैं ठहरा ठेठ उत्तर भारतीय, हिंदी के अलावा कोई और भाषा कभी सुनी ही नहीं थी। सुनने में बड़ा शायराना लगेगा, लेकिन ये सच था कि हमें आपस में कम्युनिकेट करने में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उसको येसुदास के गाने हिंदी में सुनाता और वो उनको मलयालम में समझ लेती। सुनिधि चुपचाप उनको देख रही थी, ऐसे जैसे कोई कहानी सुन रही हो। वो बोली, फिर क्या हुआ? अशोकन पहले थोड़ा हिचके, फिर उन्होंने बताया कि
कैसे उनकी मोहब्बत की खबर लड़की के घर वालों तक पहुंची और कैसे वो दोनों आगरा से भागकर कन्नूर आ गए। कन्नूर इसलिए कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि हम यहीं हैं, उनकी नाक के ठीक नीचे। सुनिधि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने डरते डरते पूछा, कौन थी वो? क्या नाम था? अशोकन सुनिधि के करीब आए और उसके हाथों को अपने हाथों में जोर से कस लिया। वो सुजाता थी। हम इसी घर में एक कमरा किराए पर लेकर रुके थे। मैं नहीं जानता था कि ये घर उसने खरीद लिया है। सुनिधि अपना हाथ छुड़ाकर खड़ी हो गई। व्हाट? बुआ? सुजाता बुआ? तो आप वो शख्स हो? कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। ऐसा सन्नाटा जैसे किसी की मौत के बाद छा जाता है। अशोकन का दम घुटने लगा था। वो चाहते थे कि सुनिधि कुछ कहे, कुछ और पूछे। फिर धीरे धीरे उसकी सिसकियां उस सन्नाटे को भरने लगीं। अशोकन ने अपनी बाहें धीरे धीरे उसके इर्द गिर्द लपेट ली। वो रोती रही और अशोकन ने उसे चुप नहीं कराया। उन्होंने धीरे धीरे कहना शुरू किया। आज वो हर बात बता देना चाहते थे। जानती हो, मैं और सुजाता इस घर में पूरा 1 महीना रहे थे। वो 30 दिन मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे, सबसे खूबसूरत दिन थे। शायद प्यार में पागल होना क्या होता है, ये प्यार किए बिना कोई समझ नहीं सकता। हमने आने वाले दिनों के कोई ख्वाब नहीं देखे। हम तो अपने आज में ही डूबे थे, या शायद हम अंदर ही अंदर डरे भी हुए थे। अशोकन ने बताया कि कैसे एक दिन 2-4 आदमी आए और सुजाता को अपने साथ ले गए, शायद उसके भाई या कोई और रिश्तेदार। अशोकन ठंडी सांस लेकर बोले, उसके बाद मैं उससे कभी नहीं मिला। वो नहीं लौटी और मैं अपनी ये पैराडाइज होम लेकर बेघर सा यहां वहां भटकता हुआ वापस आगरा चला गया। सुनिधि चुपचाप अशोकन को देखती रही। उनकी गहरी आंखें कैसी खाली दिखाई दे रही थीं। कौन कहता है कि उनमें सम्मोहन है? सुनिधि ने फ्लास्क में से थोड़ी और कॉफी निकाली और अशोकन को थमा दी। बोली, मैं आज बुआ का दर्द, उनकी तकलीफ समझ पा रही हूं। मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन माँ बताती हैं कि बुआ को वापस लाने के बाद दादाजी, पापा और चाचाओं ने घर में जैसे कैद कर लिया था। अपनी पसंद जता के बुआ ने उनके अहम को चोट पहुंचाई थी, और वो भी ऐसी बेकार पसंद। अशोकन हंसते हुए बोले, तुम्हारी बुआ रिसर्च स्कॉलर और मैं बंजारा, एक बस में यहां वहां घूमता बेघर आदमी। अशोकन याद करने लगे वो साल जो उन्होंने सुजाता से अलग होने के बाद अकेले बिताए। कैसे उनका अपने काम में जरा भी मन नहीं लगता था। पर्यटकों को ताजमहल में शाहजहां मुमताज की मोहब्बत के किस्से सुनाने की जगह वो कभी औरंगजेब की बातें करते, कभी अकबर का जिक्र छेड़ देते। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। तब उन्होंने एक दिन अपनी बस उठाई और आगरा से 2-2.5 हजार किलोमीटर का सफर तय करके कन्नूर आ गए और अशोक गुप्ता से अशोकन बन गए। सुनिधि मुस्कुराकर बोली, ये जगह आप दोनों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी ना कि आप दोनों ने इसे पैराडाइज होम बना दिया, और बुआ ने तो इसको खरीद ही लिया। पता नहीं कब और कैसे उन्होंने इतने पैसे जुटाए होंगे। अशोकन ने कॉफी का आखिरी घूंट भरा और बोले, मैं आसपास कोई और प्रॉपर्टी खोजता हूं जहां अपने पैराडाइज होमस्टे को शिफ्ट कर सकूं। जानती हो, बाहर जो गुड़हल के पेड़ है ना, वो सुजाता नहीं लगाए थे। मैं कहता भी था कि हमें यहां कौन सा सारी उम्र रहना है, लेकिन वो कहां सुनती थी। जिद्दी थी, बहुत जिद्दी। अगली सुबह हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। 2 कमरों में मेहमान आके रुके थे। अशोकन हमेशा की तरह गुनगुनाते हुए अपने काम में लगे थे। बस आज उनकी आवाज में वो बात नहीं थी। शायद पिछली रात का कोई दुख अब भी हलक में अटका हुआ था।
उन्होंने बागीचे में लगे नल का पाइप लगाया और कैंपस में खड़ी बस को धोने लगे। रंग बिरंगे अक्षरों में लिखा पैराडाइज होम चमचमाने लगा। पैराडाइज होम। सुनिधि की आवाज सुनकर वो चौंक गए। पता नहीं कब वो उनके पीछे आकर खड़ी हो गई थी। वही तंग जीन्स, वही स्पोर्ट शूज और पीठ पे बैकपैक। अशोकन ने पाइप नीचे पटक दिया। बोले, कहाँ जा रही हो? मुंबई वापस। कहते हुए सुनिधि का गला भर्रा गया। वो बोली, जा रही हूं, लेकिन आपके पैराडाइज होम का एक कमरा मेरे लिए हमेशा बुक रखिएगा। जब येसुदास के गाने सुनने का मन करेगा आ जाऊंगी। अशोकन कुछ समझते या कहते उससे पहले सुनिधि बाहर निकल गई। अशोकन ने पलटकर बिल्डिंग के बोर्ड की तरफ देखा, फिर मुस्कुराते हुए बुदबुदाए, कुछ तो है इस जगह में। फिर गुनगुनाने लगे येसुदास का कोई गाना। बस इतनी सी थी ये कहानी। दोस्तों, ये थी मेरी मंडली की सदस्या अनुलता राज नायर की लिखी कहानी पैराडाइज होम।